वेलकम बैक टू आवर चैनल योर जनरल नॉलेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एचएससी द्वारा हरियाणा कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और पेपर का पैटर्न क्या है और क्या सिलेबस है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 11/1/21 से, और लास्ट डेट कब है? 10 फरवरी 2021 तक हमको फॉर्म फिलअप कर देना है। और लास्ट डेट है डिपॉजिट ऑफ फ़ी की 13 फरवरी की। दोस्तों, 13 फरवरी को फ़ीस जमा करनी है और फॉर्म 10/2 तक भर देना है अपने को। आगे देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। दोस्तों, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरनी है आपने। इतनी पोस्ट निकली हैं 7,298। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरनी है, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं भरेगा दोस्तों। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरनी है। आगे देखते हैं। दोस्तों, फॉर्म सबमिशन के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, और वो प्रिंट आप से मांगा जाएगा, उसकी हार्ड कॉपी आपसे मांगी जाएगी जब कभी भी एचएससी आपको बुलाएगा। और आगे क्या लिखता है? नो डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ नॉट बीन अपलोडेड शैल बी एंटरटेन्ड। जो डॉक्यूमेंट आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं भरी होंगी वो बाद में मान्य नहीं होंगी, इसलिए सारी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगानी है। जैसे आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया और बाद में उनके पास हार्ड कॉपी लेके पहुंच गए अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो वो माना नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको अपना जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरनी है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन। तो दोस्तों, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया आपने, उसके बाद कोई भी आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी चेंज की। चाहे कुछ भी चेंज करना हो, आपको फादर नेम में गलती होगी, डेट ऑफ बर्थ में गलती होगी, अपनी कास्ट गलत लिख दिया आपने दोस्तों, ऐसे कुछ भी, जेंडर गलत लिख दिया, कुछ भी हो जाए दोस्तों, वो एंटरटेन नहीं होंगी आपकी गलतियाँ। और आगे कहता है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द एचएससी। तो दोस्तों, कोई भी आपको हार्ड कॉपी उनके पास नहीं भेजनी है, ना ही ऑफलाइन एप्लीकेशन भरनी है। ये केवल ऑनलाइन भरना है दोस्तों आपने। आगे देखते हैं। प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, आपको लास्ट डेट से पहले ही ये भर देना है, क्योंकि लास्ट डेट में पूरा सर्वर बिजी रहेगा। तो क्या पता आपकी लास्ट डेट कितनी है? 13/2 फीस की है और 10/2 लास्ट डेट है दोस्तों। तो 10/2 से पहले आपको ये भरना ही भरना है। 10/2 का वेट मत करना दोस्तों। 11 तारीख से निकले तो आज से ही भरना चालू कर दो आप लोग, तो बेहतर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट द फिलिंग। तो आपको दोस्तों इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने होंगे केयरफुली, क्योंकि उसके बाद अगर कोई मिस्टेक करता है, रॉन्ग भर देता है अपनी जाति, फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी, तो वो बाद में आपकी करेक्शन नहीं होंगी एक बार फॉर्म भर दिया गया तो। आगे देखते हैं दोस्तों। यही बात यहाँ कह रहा है दोस्तों। जैसे आपके नेम में गलती, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी में क्वालिफिकेशन, मार्क्स, कुछ भी, फ़ोटो सिग्नेचर, इन सब में कुछ भी गलती होती है तो यहाँ लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन। तो किसी तरह की रिक्वेस्ट आपकी मान्य नहीं जाएगी, सारी रद्द हो जाएंगी दोस्तों। इसलिए बड़े ध्यान से भरना है, बड़ी केयर के साथ आपको ये फॉर्म भरना है दोस्तों। आप जब भी किसी से फॉर्म भरवाते हैं तो उसके साथ बैठ के भरवाएं, ऐसे फॉर्म दे के मत जाएं, क्योंकि ये बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। और फॉर्म भरने वाले आपका ये फॉर्म तो नहीं भरते, वो एक दिन में 150-200 फॉर्म, पता नहीं कितने हज़ारों फॉर्म भर देते हैं, और उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। आपका फॉर्म गलत भी भर सकते हैं, तो
मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, उनके साथ बैठकर फॉर्म भरें अगर आप अपने आप नहीं भर सकते तो इधर देखो फिर से लिखा हुआ है, इन्होंने बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज विल बी अलाउड। तो दोस्तों कोई चेंज नहीं होगा अलाउड, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कैंडिडेट ही रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों, अगर वो कोई भी डाटा में मिस्टेक करता है। आगे कह रहा है इन केस कैंडिडेट फील्स दैट ही हैज़ फाइल्ड अप द फॉर्म इरोनियसली ही शी शुड फिल अप ए फ्रेश ऑनलाइन। तो दोस्तों अगर वो गलती से कोई फॉर्म भर देता है गलत, उसको लग गया कि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, ऐसे कोई भी करता है तो उसको दूसरा फॉर्म भरना होगा और उसकी फ़ीस अलग से लगेगी दोस्तों। दूसरा फॉर्म भरेगा तो दूसरी फ़ीस लगेगी दोस्तों, और वो दोबारा फिर से फॉर्म भर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 5500 पोस्ट निकली हैं मेल कांस्टेबल की, 1100 पोस्ट हैं फीमेल कांस्टेबल की, और 698 हैं पोस्ट फॉर फीमेल कांस्टेबल फॉर HAP दुर्गा। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जिस कास्ट में आता है वो अपना स्क्रीनशॉट देख सकता है कि उसके लिए कितनी भर्ती हैं। तो दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इसमें 12वीं पास होना चाहिए या उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से या इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों मैट्रिक मतलब 10वीं में कम से कम हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए, दोनों में से एक, इनके बिना काम नहीं होगा। हिंदी या संस्कृत तो होनी चाहिए 10वीं क्लास में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की हाइट 170 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, 169 भी हुई तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चेस्ट होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों, और फुलाकर होनी चाहिए 87 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी अपनी मेल की बात कर रहे हैं हम जनरल कैटेगरी की। अगला देख लेते हैं। 168 सेंटीमीटर चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों, इतनी हाइट चाहिए रिजर्व कैटेगरी के बंदों को 168, और चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की लड़कियों के लिए होनी चाहिए कम से कम इतनी हाइट। ठीक है, और इनके लिए ये चेस्ट कोई मायने नहीं। अगला है 156 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व कैटेगरीज के लड़कियों के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। पे स्केल देख लेते हैं। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक जाएगा दोस्तों ये पे स्केल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात है। फ़ी कितनी है दोस्तों, फ़ी डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेल की लगेगी 100 रुपये, और फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट ओनली की लगेगी 50 रुपये। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और SC BC EWS कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली के लगेंगे 25 रुपये, और फीमेल के लगेंगे 13 रुपये ओनली। एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के लिए कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, नील। आगे क्या कह रहा है। द डिपेंडेंट ऑफ ESM एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट और DFF के डिपेंडेंट, उनको जनरल की तरह जितनी 100 रुपये है, अगर वो जनरल 100 रुपये लगेंगे उनके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और बात कह रहा है, फी वंस डिपॉजिटेड। तो दोस्तों एक बार आपने फ़ीस जमा करवा दी तो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, चाहे आपने फॉर्म सही भरा हो चाहे गलत भरा हो। आपके 100 रुपये लग गए या 50 लग गए, 25 लग गए,
एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द फी शुड डिपॉजिट थ्रू नेट बैंकिंग और ई चलान। तो दोस्तों आप ऑनलाइन भर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको नेट बैंकिंग से ही पैसे कटवाने चाहिए, बैंक में जाकर खड़ा नहीं होना चाहिए, ई चलान नहीं करवाना चाहिए। नेट बैंकिंग से आपके 100 रुपये कट जाएंगे। ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, नेट बैंकिंग से या फिर ई चलान से, दोनों तरीके से आप फीस भर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एज सिलेबस। तो दोस्तों नॉलेज टेस्ट होगा 80% वेटेज का, मतलब सबको, हर कैंडिडेट को जाना होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। नॉलेज टेस्ट देना होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों, और ये होगा MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं जिसको, ठीक है। द नॉलेज टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 0.80 मार्क्स का, ये लिखा हुआ दोस्तों 0.80 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टाइम कितना दिया जाएगा आपको? तो दोस्तों 100 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम आपको दिया गया है 90 मिनट्स का, और एक क्वेश्चन की मार्क्स कितने देंगे वो? 80। तो 80 क्वेश्चंस का मार्क्स हो गए आपके दोस्तों। आगे देखते हैं। करेक्ट आंसर पर आपको मिलेंगे 0.8 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर्स के लिए दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है। आगे क्या कर रहा है? द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी हिंदी एक्सेप्ट वेयर द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट्स इज टू बी टेस्टेड। तो दोस्तों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा हिंदी में, और इंग्लिश का जहाँ पेपर होगा तो वहाँ सिर्फ इंग्लिश की ही पेपर की बात होगी, वहाँ हिंदी नहीं चलेगी दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही देना है। आगे देखते दोस्तों। द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चंस फॉर। तो दोस्तों क्या क्या आएगा सब्जेक्ट में? इसमें आएगा जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रेलिवेंट फील्ड्स। तो दोस्तों आपका ये पूरा मैटर हमारी वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आपने अभी तक ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं हम, 10 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों इसकी भी हमारे चैनल में 2-3 वीडियो हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका नॉलेज टेस्ट के केटी के बाद, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होगा पीएसटी मतलब फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जिन्होंने रिटन पास किया है। मान लो 100 ने रिटन पास किया है तो 100 के 7 गुना 700 बच्चे बुलाए जाएंगे पीएसटी के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पीएसटी में क्या क्या होगा? तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए 2.5 किलोमीटर दौड़ना है उन्हें 12 मिनट में, ठीक है दोस्तों। फीमेल को दौड़ना है 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर, और एक्स सर्विसमैन को भी दौड़ना है 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा था ना, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, तो रिटन के बाद, रिटन, ठीक है दोस्तों लिख देता हूँ, रिटन के बाद और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका होगा लास्ट में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसमें आपकी चेस्ट, हाइट और लेग्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कई बार बच्चों को, वो सब चेक करेंगे वो,
ठीक है दोस्तों। अगर वो कैंडिडेट्स फेल हो जाता है उस समय तो वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा यहीं पर, उसकी मेहनत चली जाएगी बेचारे की पूरी, रिटर्न स्टेटमेंट वो रिटर्न टेस्ट की भी और पीएसटी की भी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखो, फॉर कांस्टेबल के लिए जिसकी हायर ग्रेजुएशन एजुकेशन होगी ना, ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे जो ग्रेजुएट है। 12th बेस पे है जॉब ये, मगर जिसकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, इसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे, तो उसको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट भी किया होगा तो उसको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो उसके 3 मार्क्स जुड़ जाएंगे। और एनसीसी सर्टिफिकेट्स में भी ग्रुप होते हैं, ABC लेवल होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से मिलेंगे 1 2 3 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है दोस्तों, 5 मार्क्स उसको मिलेंगे जिसके फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। और फिर 5 मार्क्स किसको मिलेंगे, कोई विडो है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और कोई बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल से पहले उसके फादर गुजर चुके हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5 मार्क्स किसको दिए जाएंगे, जो बिलोंग करता है तप्रीवास जाति से, विमुक्त जाति से, नोमैडिक ट्राइब से। ठीक है दोस्तों, जो कि नाइदर ए शेड्यूल्ड कास्ट नोर ए बैकवर्ड क्लास, जो बच्चा तप्रीवास से और विमुक्त जाति से बिलोंग करता है, उनको 5 मार्क्स मिलेंगी। अब 8 मार्क्स किसको मिलेंगे दोस्तों, 8 मार्क्स उसको मिलेंगे एक्सपीरियंस के जिसने अडहोक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया हो। 0.5 मार्क्स मिलेंगे हर साल के दोस्तों, 1 साल के मिलेंगे 0.5 मार्क्स। तो 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, 6 महीने तो मिनिमम है ही है, उससे ज़्यादा आपने एडहोक या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 16 साल, 16 को अगर हम गुना करेंगे, 16 को गुना करेंगे 0.5 से, तो कितना आएगा दोस्तों, 8 ही आएगा ना। तभी इसलिए कहा जा गया है मैक्सिमम 16 साल तक काम होना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन शेड्यूल। क्या शेड्यूल होगा दोस्तों, द एग्जामिनेशन आइदर ऑनलाइन और OMR बेस्ड इज लाइकली टू बी हेल्ड फ्रॉम। तो दोस्तों एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर OMR बेस पे भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, OMR शीट देते हैं ना, जो जिसमें गोले भरने होते हैं दोस्तों, उस पर भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। और ये कब हो सकते हैं, लाइकली भी टू बी हेल्ड, होने की आशंका है 27/3 से 28/3, या फिर उनको टाइम डेट प्लेस बता दी जाएगी विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इसमें क्या दोस्तों, सर्टिफिकेट इशूड करवाना आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, विडो सर्टिफिकेट बनवाना होगा तहसीलदार से दोस्तों, कोई लेडी विडो है तो उसको, और वो विमुक्त जाति और तपरीवास जाति का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ पर वो काम करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है दोस्तों आपको, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड नहीं की होंगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या क्या भरना है, स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों 10वीं 12वीं की
भर देनी है आपको, जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिखाया हो और अदर रेलिवेंट डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, कोई किसी इनमें से किसी कास्ट में हो, SC BSC ESM किसी कैटेगरी में आता हो तो आपको उसकी कॉपी लगानी होगी हरियाणा डोमिसाइल के साथ। इसका मतलब हरियाणा डोमिसाइल भी आपको अपलोड करना होगा अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तीसरे नंबर का क्या कह रहा है, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग। अगर आपको क्लेम करते हो किसी मार्क्स के लिए, जैसे विडो के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको वो भी अपलोड करना होगा, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, स्कैन फोटो डुली साइंड बाय द कैंडिडेट। फ़ोटो साइन किया हुआ अपलोड होना चाहिए दोस्तों, बिना साइन के अपलोड नहीं करना आपको। ठीक है दोस्तों, सिग्नेचर भी आपके होने चाहिए उधर एप्लीकेशन फॉर्म पर, बिना सिग्नेचर के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जहाँ तक अभी पढ़ाई की है हायर क्वालिफ़िकेशन, वो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे आपने 12वीं के बाद अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की भी आप लगा सकते हो। फर्स्ट ईयर की लगा देना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस हो तो वो कुछ लगा देना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के। पहला है मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप नहीं भर सकते दोस्तों। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन नहीं भरी और इनकम्प्लीट भरी तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फुल फ़ी नहीं भरी, ठीक है दोस्तों, फीस पूरी भरनी है। अगला है 10th में हिंदी संस्कृत नहीं है तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर भर्ती की जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है आपने उस तारीख तक नहीं है आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है दोस्तों, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लगाना होगा, जैसे कईयों के गाल पे कोई चिन्ह पे होता है निशान, वो आपको बताना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 7th नंबर पे क्या कह रहा है, अंडर एज है, कोई ओवर एज है तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है दोस्तों, 18 से नीचे नहीं होना चाहिए, 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके डिफरेंस मिलता है ऑनलाइन में आपने कुछ और लिख दिया है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और दिखा रहे हो, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जो स्कैन कॉपी लगती हैं, आपने नाम तो भर दिया आपने जैसे मुकेश, और आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ मुकेश कुमार, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा दोस्तों। और लास्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, ये यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन एंड कोई भी तरह का डिवाइस यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छे से जाए और आप नौकरी लगो, यही उम्मीद है मेरी। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस।